जय हिंद दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे जो 2023 में हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पेपर वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे देखेंगे। जहाँ से हमें एक आइडिया ये हमेशा लगता चलता है कि हम जो इस एग्जाम की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं ताकि हम अपना 100% एग्जाम वहाँ पे क्लियर कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही, जैसे बताई जा रही, आप उसे फॉलो करते चलना। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, साथ ही साथ जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बताता चलूंगा, सारे पॉइंट वहां पे देखते चलना है, क्योंकि ये बात आपको भी पता हुआ है कि जब आपका आर्मी नर्सिंग का पेपर वहां पे लगता है, आपके पेपर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता रखा, मैं यहाँ टोटल के 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराऊंगा और जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, यानी जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग के पेपर हुए सबसे पहले मैं आपको वो कंप्लीट वहां पे करा दूंगा। इसके बाद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे कराऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितनी चीजें बताई जा रही हैं और साथ ये क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पॉइंट वहां पे लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि यकीन मान चलना जो पॉइंट मैं बताऊंगा सीधा आपका जो न्यू पैटर्न सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारे पॉइंट मैं बताऊंगा। अगर आप ये सारी चीज तैयार करते हुए चलते हो तो जब भी पेपर में आप वहां बैठोगे आपके पेपर में 100% क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। लेकिन जो ये 100 सेट मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ सारे आप तैयार करके बिल्कुल जाना। जब भी पेपर में बैठोगे पेपर में क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे, इस बात की गारंटी पूरी है वहां पे। तो पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पूछा गया था, ये बताइए भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब सिपाही विद्रोह वहां पे हुआ था। यानी सिपाही विद्रोह जब वहां पे हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम यहाँ पूछा गया था। 4 ऑप्शन सामने आपके सीधा सीधा यहाँ पे दिख ही जाएंगे। आपको दोस्तों करना है क्या है, आपको ये देखना है कि जो ये 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसमें कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। अगर 35 प्लस आपका स्कोर इस समय हो रहा है, तैयारी आपकी सही चल रही, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम तक अपना टारगेट हमेशा ये बना के चलना है कि कैसे भी करके हमारा 40 प्लस क्वेश्चन हमारा वहां पे सही हो जाए, इतना टारगेट आपको वहां पे लेके चलना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे और इसके बाद 4 ऑप्शन सीधा सीधा आपके सामने यहाँ पे दिख ही जाएंगे और आपको उस ऑप्शन पे ये देखना है कि क्या राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे कमेंट भी कई सारे बच्चों के आ रहे हैं, मैं सारे बच्चों कमेंट यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना होना। मैं चाहता हूँ जो जितना टाइम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उतने टाइम वो सारे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर किसी बच्चे कोई वहाँ पे डाउट भी हो जाता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता के जाना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर वहाँ पे करूंगा। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब आपका ये सिपाही विद्रोह यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताना, लॉर्ड कैनिंग का नाम आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या वहां पे था और ये सिपाही विद्रोह कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था और ये सिपाही विद्रोह कहां से हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी वहां पे। तो पहला चीज ये यहाँ पे याद करना कि ये जो लॉर्ड कैनिंग थे इनका कार्यकाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताना सीधा 1856 से लेके और 1862 ईस्वी तक ये भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल यहाँ पे थे। अब ये क्वेश्चन आता है, अगर ये गवर्नर जनरल यहाँ पे थे तो अब ये सिपाही विद्रोह आखिर हुआ कब वहां पे था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका सिपाही विद्रोह है ये कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था, तो सीधा सीधा आप क्या बता दोगे, ये हुआ था आपका 1857 ईस्वी। ज्यादातर आपका वर्ष ही आपसे वहां पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया सिपाही विद्रोह कौन से तिथि को हुआ, पूरी डेट अगर आपसे पूछ ली जाती तब आप क्या बताओगे यहाँ पे। तो ये डेट भी आप याद करना, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह आपका यहाँ पे हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये घटना कहाँ पे घटी थी वहां पे। तो सीधा सीधा क्या बताओगे यहाँ पे, आपको बताना मेरठ का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है, जैसे एक लॉर्ड बेंटिंग का नाम आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि जो आपका सती प्रथा है, क्या पूछा जा सकता है, जो आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध
किसने लगाया था, इसमें प्रतिबंध किसने लगाया था, तो हम बताएंगे लॉर्ड बेंटिंग ने प्रतिबंध लगाया था सती प्रथा पे। और अगर पूछा जाए कौन से वर्ष में वहां पे लगाया था, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, 1829 ये वर्ष यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक यहाँ पे नाम दिया जा रहा है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम दिया जा रहा है। इनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपकी स्थाई, क्या पूछेगा, स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त ये किसने शुरू वहां पे किया था, तो किसने शुरू किया था आप बताओगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और कौन से वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वर्ष क्या बताओगे यहाँ पे, 1793 ये वर्ष का नाम यहाँ पे याद कर लेना। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे पुराना गवर्नर जनरल कौन था वहां पे, क्या आपसे पूछा गया, एक पॉइंट और नोट कर लेना, सबसे पुराना अगर पूछ लिया गया सबसे पुराना गवर्नर जनरल का नाम बता दो, तो किसका नाम आप याद रखोगे, आप बताओगे वारेन हेस्टिंग का। किसका बताओगे, वारेन हेस्टिंग्स का नाम याद कर लेना। और कब, 1773 ईस्वी, 1773 ईस्वी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो आपके पेपर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको ये सारी चीज़ें वहाँ तैयार भी करना अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर वहाँ पे करना है तो। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये बताओ एशियान के कितने देश यहाँ सदस्य थे, ASEAN के कितने देश सदस्य यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे डाउट ना होना, अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट यहाँ पे हो गई हैं और आपसे क्या क्या कैसे वहाँ पूछ सकता है। लेकिन जब ये 2023 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बता दोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आप काउंट करते चलना स्कोर कितना यहाँ पे हो रहा है। हर क्वेश्चन आपका मैं वही करा रहा हूँ जो पेपर पूछे जा चुके हैं, और वो सारे पॉइंट भी मैं नोट करा रहा हूँ जिनकी ज़्यादा चांस है पेपर में आने के। लेकिन दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा, ताकि इससे क्या होता है मैं आगे सारे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वहाँ पे कि मुझे ये लगे कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट वहाँ पे ले रहे हैं। तो मैं जो डेली क्लास आपकी होगी, ये 7 डेली क्लास आप रोजाना यहाँ पे चलेगी, और यहाँ मैं एग्जाम पहले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो आपके पेपर में वहाँ पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमने क्या बता दिया, 10 देश यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना आखिर कब वहां पे हुई है। तो स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाती तो क्या बताओगे यहाँ पे, आप सीधा बताते 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना यहाँ पे आपके हुई थी। अब इसमें कुल 10 देश कितने थे यहाँ पे, अभी मैंने बताया ये 10 देश यहाँ पे हो जाते हैं। इसमें कौन कौन देश आते हैं, जैसे आपका ब्रुनेई हो जाएगा, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, और एक देश आपका वियतनाम हो जाता है। ये 10 देश इसमें सदस्य यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। एक आपसे क्या पूछेगा यहाँ पे कि इसमें अगर आपसे पूछा गया सबसे बड़ा देश, अगर पूछ लिया जाए एशियन के, ये बताओ सबसे बड़ा देश का नाम बता दो। यहाँ पे क्या पूछेगा, सबसे बड़ा देश आपसे अगर पूछेगा तो क्या बताओगे आप, यहाँ पे बताना आपको इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया जो देश है ये जनसंख्या पूछ ले चाहे क्षेत्रफल पूछे, दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश यहाँ पे हो जाता है। अब अगर आपसे यहाँ सबसे पूछा गया सबसे छोटा देश आपका यहाँ पे कौन सा हो जाता है, तो किसका नाम बताओगे, यहाँ पे बताना आपका ब्रुनेई का। किसके हिसाब से, ये आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश यहाँ पे आ जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ ये पूछ लिया गया, अच्छा इसका हमें मुख्यालय भी तो पता यहाँ पे होना चाहिए। अब ये बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका हो जाएगा, तो मुख्यालय कहाँ बताओगे, आप बताओगे इसका जकार्ता। मुख्यालय कहाँ बता दोगे आप यहाँ पे, मुख्यालय सीधा सीधा आप बताओगे जकार्ता। और ये कौन से देश में वो जकार्ता कहाँ पड़ता है, आप बताओगे इंडोनेशिया में आपका ये जकार्ता पड़ जाता है। तो ये सारे चीजें आप यहाँ पे याद करना। अब एशियान का जो उद्देश्य क्या दोस्तों होता है, इसका उद्देश्य हो जाएगा आर्थिक विकास, शांति और सांस्कृतिक सहयोग, इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये याद करना कि 2025 में इसकी जो सदस्य संख्या है, इसकी जो सदस्य संख्या है ये देखना ध्यान से। यहाँ पे सदस्य संख्या ये आपकी यहाँ पे 11 हो गई। कितनी हो गई है, 11
हो गई है, लेकिन ये मूल रूप से कितने हैं आपके 10 हैं। और जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था वहां पे 10 ही इसका राइट आंसर था। अब यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ इसके जो सदस्य संख्या 2025 में कितनी यहाँ पे हो गई है, तो अब आपको राइट आंसर कितना बताना है, 11 ही बताना, लेकिन मूल रूप से आपका 10 ही राइट हो जाएगा, इसमें कभी कंफ्यूज वहां पे ना होइएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप तैयार करना जो आपके पेपर में क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें आप तैयार करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस प्राचीन राजा को भारतीय नेपोलियन वहां पे कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, किस प्राचीन राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो आर्मी जेडी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, आखिर इनको नेपोलियन क्यों कहा जाता है था, ये भी पेपर वहां पूछा जा चुका है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पेपर में वहां पे दिए गए थे जब ये हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको जब पेपर का लेवल लगेगा सेम ऐसी क्वेश्चन वहां पेपर में आएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका 35 स्कोर यहाँ पे हो रहा है तो तैयारी बिल्कुल आपकी सही चल रही है, लेकिन टारगेट मैंने बोल रखा है 40+ अभी से बना के वहां पे आपको चलना है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता दोगे, समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो ये जो समुद्रगुप्त होते हैं ये क्या कौन से वंश के राजा हो जाएंगे, आप बताओगे, ये गुप्त वंश के, ये कौन से होते हैं, गुप्त वंश के राजा यहाँ पे हो जाते हैं। अब इनका क्या था, ये मान लो इनके जो अभियान थे जिसके कारण, इनके जो आपके विजय अभियान थे जिनके कारण ये भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया इनको भारत का नेपोलियन आखिर क्यों कहा जाता था, इनके जो विजय अभियान थे तो उसी की वजह से भारत का नेपोलियन यहाँ पे कहा जाता था। अब एक चीज ये यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया ये जो गुप्त वंश है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे वहां पे, तो इसके संस्थापक सीधा सीधा आप याद करना क्या हो जाएंगे, श्री गुप्त यहाँ पे हो जाएंगे। और कौन से ईस्वी में आप बताओगे, 275 ईस्वी, ये चीज यहाँ पे याद करना। गुप्त वंश के संस्थापक बताओगे सीधा श्री गुप्त हो जाएंगे, कौन से ईस्वी में, 275 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये तो इंपॉर्टेंट आपका हाई है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता था। ध्यान से सारी चीजें वहां पे देखते हुए चलिएगा। ये बताओ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आपका स्थित है, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यानी जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में आपका स्थित वहां पे हो जाएगा, ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। देखो यहाँ से और भी कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है हम क्या बताएंगे, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। देखो यहाँ मध्य प्रदेश में और भी कई सारे उद्यान हो जाते हैं, जैसे कि आपसे यहां पूछ सकता था ये पेंच, ये भी यहां पे आ जाएगा। या अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि जो बांधवगढ़ है ये भी यहीं पे आपका आ जाता है, या फिर आपसे सतपुड़ा पूछ लिया जाता है ये भी आपका यहाँ पे आ जाता है। ये सारे आपके मध्य प्रदेश में ही आपके स्थित यहाँ पे हो जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक याद करना कि जो आपका दुधवा होता है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। असम राज्य का अगर पूछा जाता है यहाँ पे काजीरंगा है, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ये भी नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। और इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश में आपका एक ग्रेट हिमालयन है, क्या है, ग्रेट हिमालयन, ये सारे उद्यान यहाँ पे हो जाते, ये सारे नाम आपको यहाँ पता होने चाहिए। अब ये दोस्तों जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, अगर कभी हमसे ये पूछा गया कि ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित वहां पे हो जाएगा, तो जिला आप यहाँ पे किस जिले का नाम क्या बता देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यानी कि मध्य प्रदेश के एक मंडला और यहाँ पे एक बालाघाट है, बालाघाट जिले में आपका ये स्थित यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया इसकी स्थापना कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी, तो स्थापना क्या बताओगे, देखो इसकी स्थापना आप पहले तो ये बताना 1955 में, 1955 में इसकी आपकी स्थापना यहाँ पे हुई थी। और ये बाद में आपका 1973 में टाइगर रिजर्व बना, 1973 में आपका ये टाइगर रिजर्व
बना, टाइगर रिजर्व बना। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई, 1955 आप बताओगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो ये टाइगर रिजर्व कब बना वहां पे, तो क्या बताओगे 1973। आपको ये डेट यहां पता होना चाहिए था। अगर क्वेश्चन कभी ये इंपॉर्टेंट, ये भी एक लिख लेना यहां पे, अगर कभी ये पूछा गया कि सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा यहां पे हो जाएगा, तो किसका नाम बताओगे, यहां बताओगे हेमिस का नाम। किसका नाम बताएंगे हम लोग, हेमिस का। ये हेमिस कहां पे आ जाएगा आपका, आप कहोगे लद्दाख में। कहां पे है, लद्दाख में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो इस सभी में आपकी अच्छी खासी पकड़ वहां पे होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। यहां पूछा गया जो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन होंगे, तानाजी होंगे, संभाजी होंगे, बाजीराव होंगे या साहू जी होंगे। तो बताओ शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन यहाँ पे हो जाते हैं। तो भाई ये तो बेसिक सवाल हो जाता, लगभग सभी को पता ही होगा इसका आंसर वहां पे कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे। हम बताएंगे किसका नाम, संभाजी का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो संभाजी हो जाते हैं ये शिवाजी के ही पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे, और जिन्होंने, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इन्होंने जो शासन किया था यहाँ पे 1680 ईस्वी लेके 1689 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन वहां पे किया था। अब देखो क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि जो आपके शिवाजी हैं ये किनके पुत्र थे, अभी हमने बताया था ये शिवाजी के क्या थे, यहाँ पुत्र थे। उसके बाद दूसरे ये मराठा वहां बनते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो शिवाजी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु सबसे पहले आप बताओगे, वर्ष अगर पूछा जाता आप बताते 1680 में इनकी मृत्यु यहाँ पे हुई थी। और कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी आप बताएं, कहाँ पे, रायगढ़ में। कहां पे मृत्यु हुई थी आप बताओगे सीधा, रायगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। और जिसके बाद क्या था, इसके जो संभाजी थे ये उत्तराधिकारी वहां पे आपके बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका मराठा साम्राज्य है, क्या पूछा गया कि जो आपका मराठा साम्राज्य है इसकी स्थापना कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी, तो क्या बताओगे 1674 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और किसने की थी इसकी स्थापना, आप बताओगे शिवाजी ने। किसने की थी, आप बताओगे सीधा शिवाजी ने इसकी स्थापना की थी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जो संभाजी थे आखिर ये बताओ इनकी मृत्यु कब वहां पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु क्या बता दोगे, आप बताओगे 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु वहां पे हुई थी। और कहां पे मृत्यु हुई थी आप बताओगे, कहां पे, तुलापुर में। कहां पे, तुलापुर में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी आप बताते यहां पे, औरंगजेब की वजह से। औरंगजेब के द्वारा आपके तुलापुर में इनकी मृत्यु यहां पे आपके हुई थी। अब एक चीज यहां पे युद्ध याद रखिएगा कि जो आपका मराठा इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो पानीपत का तीसरा युद्ध था। एक क्वेश्चन ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है, सीधा पूछता है पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध ये कौन से वर्ष में वहां पे लड़ा था। सीधा वर्ष याद करना, वर्ष आपके एग्जाम में पूछता है। तो वर्ष आप क्या बताओगे यहाँ पे, 1761 ईस्वी, ये वर्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, आप नोट करते चलना। देखो अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया है तो ये सारी चीजें भी आपसे वहां पूछी जा सकती हैं, इस पे अच्छी खासी पकड़ बना के चलो। मैं यहाँ पे ये दिखाने बता रहा हूँ, देखो बच्चे कहते हैं ना कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा लेकिन आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज करके आपसे कुछ भी वहां पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप तैयार करते हुए साथ ही साथ वहां पे चलिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन, देखो उज्जैन, यहाँ पे क्वेश्चन केवल सिंपल सा हमें लग रहा है, और मैं अभी बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें और आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया उज्जैन किस नदी किनारे स्थित, आपने सीधा बोला झिप्रा नदी, हमने बता दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सीधा सीधा आपने बता दिया कि जो उज्जैन है ये मध्य प्रदेश के झिप्रा नदी किनारे स्थित यहाँ पे हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो झिप्रा नदी है इसकी लंबाई आप बता दो।
अगर यही आपसे पूछ लिया जाए इस नदी की लंबाई आप बता दो, तो लंबाई कितनी बताओगे, यहाँ बताओगे सीधा 195 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगी इसकी लंबाई यहाँ पे हुई। अब देखो यहाँ पे ये बताओ, अच्छा ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ बहती, ये भी मध्य प्रदेश में। सोन नदी पूछा जाता, ये आपका बिहार राज्य में। और महानदी पूछा जाए, ये बता दो छत्तीसगढ़ में। ये सारी नदियां वहां पे बहती हैं। लेकिन हमसे और क्या चीजें यहाँ पूछा जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपका उज्जैन शहर है, जो आपका उज्जैन शहर की स्थापना अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने वहां पे की थी, तो आप क्या बताओगे, इसकी स्थापना आपकी हुई थी विक्रमादित्य। क्या बताओगे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के काल में वहां पे हुई थी। लगभग आपका ये मान चलना 2000 वर्ष आपका पुराना यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपका झिकरा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो क्या बताओगे, ये आपका विंध्य के जो पर्वत है, जो विंध्य के पर्वत है वहां से इसका आपका उद्गम यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ अच्छा कि जो सबसे बड़ा मंदिर उज्जैन में कौन सा यहाँ पे हो जाता है, उज्जैन में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हो जाएगा, आप बताओगे यहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका जिप्रा नदी के किनारे ही वहां पे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मंदिर बना हुआ है कौन से नदी किनारे बना हुआ है, तब भी आपको जिप्रा नदी का नाम वहां पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन, ये नर्मदा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में आपके पूछा जा, यहाँ पे सीधा सीधा पूछेगा कि सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली, क्या पूछता है यहाँ पे, सबसे लंबी नदी का बताओ जो कि आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो किसका नाम बताओगे, आप बताओगे नर्मदा नदी का नाम। याद करना, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। अब इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात कर लें, जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 1312 किलोमीटर। यहाँ पे ये लंबाई इस नदी की यहाँ पे हो जाती है। तो सीधा सीधा पूछेगा वह नदी का नाम बताओ जो सबसे लंबी भी हो और पश्चिम की ओर वहां बहती है, तो किसका नाम बताओगे, नर्मदा नदी का बताओगे। और कितनी लंबी है, 1312 किलोमीटर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा कि भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख कौन यहाँ पे होता है, तो भाई ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका दिखेगा, सेना प्रमुख है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, रक्षा प्रमुख है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप वहां देखते ही उनके आंसर मार दोगे, भाई हम तो कह देंगे राष्ट्रपति यहाँ पे हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ से और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है आपसे वहां पे। देखो एक तो आपसे यहाँ ये पूछ सकता है वहां पे कि ये बताओ जो भारतीय सेना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया भारतीय सेना ये बताओ कि स्थापना, भारतीय सेना की अगर कभी पूछा गया इसकी स्थापना कब वहां पे हुई थी, तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा इसकी स्थापना हुई थी आपके 1895 में, यानी जब आपका ब्रिटिश काल वहां पे था तभी इसकी स्थापना वहां पे आपकी हो गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ रक्षा प्रमुख, अगर पूछा गया रक्षा प्रमुख जो जिसे हम लोग मान लो सीडीएस के नाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन से वर्ष में स्थापित वहां पे किया गया था, तो यहाँ पे क्या बताओगे, सीधा सीधा बताओगे आपका 2019 में यहाँ बताओगे, जो कि संयुक्त कमान का प्रमुख होता है, चाहे आपकी थल सेना हो, वायुसेना हो, सभी का ये प्रमुख कमान कौन सा होता है, सीडीएस का होता है। अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया कि ये बताओ पहले सीडीएस कौन थे, यानी कि जो पहले प्रथम सीडीएस का नाम बता दो, तो किसका नाम बताते आप यहाँ पे, आप बताएंगे सीधा बिपिन का, किसका, बिपिन रावत का नाम आपको पता होना चाहिए, किसका नाम, बिपिन रावत का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। और कब बने थे आप बताते 2020 में, तो ये सारे यहाँ पता होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ पे याद करना कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया जो सेना का मुख्यालय, सेना का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा बताओगे दिल्ली में। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ इसका जो प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे कहते आप देहरादून, किसका नाम बता देते यहाँ पे,
देहरादून का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इसी से रिलेटेड यहाँ पे, और ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे याद करते चलना। दोस्तों यहाँ पे जो मैं ये 100 सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ, अगर सारे सेट आप मन से वहाँ पे करते हुए चलते हो तो जब भी पेपर में बैठे हो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वहाँ पे। लेकिन जो साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इनके फैक्ट बता रहा हूँ, वो भी सारी चीज़ें आपको तैयार वहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास मैंने नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे दे ही रखे हैं कि जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, या कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता सर हम कहाँ से तैयारी करें जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सारे मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको ऑलरेडी यहाँ बना ही दिए वहाँ पे। अब ये सारे नोट्स आप सीधा सीधा जो आपका एप्लीकेशन एनए वाला नाम का एप्लीकेशन है, वहाँ पे ये सारे नोट्स आपके अपलोड कर दिए गए, और जितने आपके प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पे हुए हैं उनकी मैंने प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे अपलोड कर दिए, ताकि आपको जो वहाँ टाइम मैनेजमेंट करना भी आप वहाँ पे सीख जाओ कि कैसे पेपर वहां पूछे गए वहां पे, और वहां पे 1 घंटे में क्या हमारा स्कोर वहां पे हो रहा है। जब आप टाइम मैनेजमेंट करना वहां सीख जाओगे तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक वहां बढ़ती जाएगी। और 50 जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनकी मैं प्रैक्टिस सेट भी वहां पे अपलोड कर दिए। सीधा प्ले स्टोर पे जाना, ये आपका एप्लीकेशन वहां पे आ जाएगा, इसको डाउनलोड करना, सारे चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल मक्का है कहाँ पे स्थित है? जॉर्डन है, इराक है, सऊदी अरब है, या कुवैत है? तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? तो सर हम तो बता देंगे क्या है, सऊदी अरब। क्या बताओगे? सऊदी अरब बताओगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये जो आपका मक्का होता है, क्या होता है यहाँ पे, जो आपका मक्का होता है ये सऊदी अरब में स्थित है, जो आपका इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान आपका वहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कभी कि जो आपकी हज की यात्रा यानी हज यात्रा की स्थापना अगर पूछ ले, यानी किसके द्वारा ये शुरू वहां पे की गई थी, तो यहाँ पे किसके द्वारा शुरू की गई थी आप सीधा सीधा बताओगे क्या? पैगंबर, नाम बता देना यहाँ पे, पैगंबर मोहम्मद द्वारा ये आपकी 632 ईस्वी में ये आपकी शुरुआत वहां पे की गई थी। और दोस्तों ये जो आपका अगर क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा मस्जिद मक्का में आपका कौन सा स्थित हो जाता है, ये सबसे बड़ा मस्जिद जो आपका मक्का में कौन सा यहाँ पे स्थित हो जाएगा? सबसे बड़ा मस्जिद का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या नाम बताओगे वहाँ पे? मस्जिद का नाम हो जाएगा अल हराम। क्या हो जाएगा? अल हराम यहाँ पे हो जाएगा, जो कि कहाँ पे स्थित है तो आप बताओगे ये काबा में आपका स्थित यहाँ पे आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा गया, ये अच्छा बताओ जो सऊदी अरब है इसकी स्थापना ही, अच्छा ये बताओ सऊदी अरब की स्थापना कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी? आप बताओगे 1932 वर्ष में यहाँ पे हुई थी। और किसके द्वारा यहाँ पे हुई थी? तो वहां पे नाम क्या बताओगे यहाँ पे? अब्दुल अजीज के द्वारा आपका इसकी स्थापना यहाँ पे आपका हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों एक याद करना, एक आपकी हज दुर्घटना यहाँ पे हुई थी, ये लिख लो जो इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे यहाँ पे ज़्यादा, कि 2015 में एक आपकी हज दुर्घटना वहाँ पे हुई थी, जहाँ पे लगभग आपके 2000 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई थी। और ये आपकी किस नाम से जानी जाती है? स्टैम्प्ड के नाम से आपकी जानी जाती है। तो अगर क्वेश्चन सीधा से याद करना है कि वो मान सीधा क्वेश्चन आएगा कि वो दुर्घटना कि आपकी जो हज दुर्घटना वहाँ पे हुई थी वो कौन से वर्ष में वहाँ पे हुई थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु वहाँ पे हो गई थी, तो वो आपकी 2015 में वहाँ पे हुई थी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद करना कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें और भी आपसे ऐसे वहाँ पूछी जा सकती हैं। तो ये तो याद कर लेना कि हज यात्रा कब से शुरुआत वहाँ पर हुई थी, सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित आपका हो जाएगा, सऊदी अरब की स्थापना कौन से वर्ष में वहाँ पर हुई थी, किसके द्वारा वहाँ पर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्चक्रित किया जा सकता है? पुनर्चक्रित किया जा सकता है वहां पे, तो बताओ क्या राइट आंसर होगा? प्राकृतिक गैस, कोयला, धातुएं, प्राकृतिक तेल, यानी रिसाइकलिंग किसकी वहां पे की जा सकती है या दोबारा हम उसका यूज वहां पे कर सकते हैं? तो भाई जो आपकी धातुएं होती है ना उनका दोबारा यूज आपका हो सकता है।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा गया कि सबसे बड़ा पुनर्चक्रित धातु का नाम बता दो, सबसे बड़ा भी हो, पुनर्चक्रित भी हो और धातु भी हो, किसका नाम बताओगे? आप बताओगे भाई एल्यूमिनियम का, यानी 95% ऊर्जा आपकी ये बचाता है। कितनी? 95% ऊर्जा आपकी ये बताता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ भारत की राष्ट्रीय, क्या पूछेगा? भारत की राष्ट्रीय आपका जो पुनर्चक्रण है, भारत की राष्ट्रीय जो आपकी पुनर्चक्रण ये नीति, ये कौन से वर्ष में पूछी गई थी? ये आपका एसएससी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आपका भी पेपर आपका टीचर्स ही वहां पे करा रही है। तो कब हुई थी? आप वर्ष का नाम बताओगे 2019, वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2019 यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब ये बताओ वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? कि वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो आप क्या कहोगे? उसे बलि। ऑप्शन सी बलि वहां पे कहा जाता था। और कितना कर वहां पे आपका लिया जाता था? यानी कि अगर आपकी फसल 6 हुई है, 6 भाग फसल आपका हुआ है, तो उसका 1/6 में आपका 1 भाग वहां पे कर के रूप में आपका वहां पे ले लिया जाता है, उपहार के रूप में, कर के रूप में आपका वहां पे ले लिया जाता है। अब ये कर आखिर लेते क्यों थे राजा लोग वहां पे? तो जाहिर सी बात है, यानी कि जहां पे आप रह रहे हो उसकी रक्षा भी वहां पे करनी है। तो भाई वो जब रक्षा करोगे तो सेना भी रखनी पड़ेगी, तो उसी की वजह से क्या होता है, जो वहां पे लोग रहते हैं उनसे कर वहां पे लिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बलि वहां पे कहा जाता था। और कितना भाग कर के रूप में लेते थे? अगर 6 भाग आपका अनाज वहां पे हुआ है तो उसका 1 भाग वो कर के रूप में वहां पे आपसे ले लिया जाता था। अगले क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए। हमने 10 क्वेश्चन जीके के यहाँ पे देख लिए, तो आप ये काउंट फिलहाल करना कि 10 में कितना स्कोर आपका यहाँ पे हुआ। तो अगर जीके में आपके 10 में 7 क्वेश्चन आपने सही कर पा रहे हो तो तैयारी सही चल रही, तो 7 आपको हर हाल में किसी भी हालत में सही करने। देखो मैथ के 5 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, उसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना। मेन फोकस आपको जीके हो गया, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, इस पर अच्छी खासी पकड़ बना के चल रहा है। और जो नोट्स आपने ले रखे हैं बस वही तैयार करना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन उसके बाहर वहां पे नहीं जाएंगे। नोट्स में जो आपने वन लाइनर के क्वेश्चन ले रखे हैं ना, बस वही आप तैयार कर, चाहे रट्टा मान लो कैसे भी तैयार करना, पेपर के क्वेश्चन वहां से आपको दिखेंगे। देखो इसमें पूछा गया चार्ज का प्रवाह है, जो आपका चार्ज होता है इसका प्रवाह क्या होता है? यानी प्रोटॉन होगा, कण होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो चार्ज का प्रवाह अगर आपसे पूछ लिया गया तो सीधा सीधा क्या बताओगे? ये भाई इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक कण वहां पे हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ जो आपका ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी खोज कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी, किसके द्वारा वहां पे की गई थी? अब ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो यहां पे क्या बताओगे? इसकी खोज आपका 1897 ईस्वी में अगर नाम पूछ लिया जाए किसके द्वारा, आप बताते हैं यहाँ पे जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये बताओ कि ये बताओ सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन तो होता है, ये हमें पता हो गया। अब अगर पूछ लिया गया अच्छा यही बता दो इसका द्रव्यमान, यहां पे इसका द्रव्यमान भी आप नोट कर लेना। तो द्रव्यमान कितना आपका हो जाएगा? आप सीधा कहोगे 9.1 × 10⁻31 kg। ये क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान यहाँ पे आपका हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे तैयार जरूर करना। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ, तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि ये बताओ सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादक, यानी विद्युत उत्पादक ज्यादा कौन सा राज्य कहां पे होता है? तो क्या बताओगे? आप बता देना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का नाम आपको पता होना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? आप बताओगे महाराष्ट्र का नाम आपको यहां पता होना चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन पूछा गया जो आपकी चार्ज होती है इसकी इकाई बताओ, चार्ज की अगर क्वेश्चन पूछा गया चार्ज की इकाई क्या हो जाएगी? आप बताओगे सीधा सीधा कूलाम।
क्या बताओगे, कूलाम यहाँ पे हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया अच्छा ये बताओ एक कूलाम बराबर कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बताओगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका एक कूलाम बराबर यहाँ पे हो जाता है। तो कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है पेपर वहां पे। तो ये सारे चीजें याद करना। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारे मैंने बता दिया, कौन से वर्ष में इसकी खोज हुई, किसने वहां पे की, इसका द्रव्यमान क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इस पर भी अच्छी खासी पकड़ आप बना के चलना। और एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी मैंने नोट करा दिया, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है वहां पे। अब ये बताओ विद्युत धारा घनत्व है शून्य है, अनंत है, एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो विद्युत धारा घनत्व अगर आपसे पूछा गया वहां पे तो आप सीधा सीधा क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा एक सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाए, एक सदिश राशि यहाँ पे हो जाता है। विद्युत धारा घनत्व का अगर फार्मूला आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये फार्मूला भी आपको पता वहां पे होना चाहिए। ये कैसी राशि हो जाती है, ये आपकी एक सदिश राशि यहाँ पे आपकी हो जाती है। और धारा घनत्व की इकाई अगर आपसे पूछ ली जाती है तो इकाई आप इसकी क्या बताते हैं यहाँ पे, एम्पियर। इकाई अगर आपसे पूछ ली जाती है तो इसकी इकाई भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि आपसे कुछ भी वहां पे पूछा जा सकता है। तो क्या बताओगे, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ये इसकी इकाई आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए वहां पे कि ये बताओ जो आपका धारा घनत्व, ये भी पेपर में एक बार जीडी के एग्जाम में आया था कि धारा घनत्व की स्थापना, धारा घनत्व की स्थापना ये कौन सी शताब्दी में वहां पे हुई थी। तो शताब्दी अगर आपसे पूछी जाती तो आप बताते 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना वहां पे हुई थी। और किसके द्वारा यहाँ पे हुई थी, वैज्ञानिक का नाम अगर पूछ लिया जाता है तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का नाम आपका यहाँ पता होना चाहिए। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का नाम पता होना चाहिए। देखो ये चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या आपके नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया गया वहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें आपको तैयार वहाँ पे करते हुए चलना है। अल्टीमीटर किसे मापने के लिए उपयोग होता है, तापमान, ऊंचाई, गहराई या फिर दबाव। अल्टीमीटर यूज कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे बताओगे अल्टीमीटर का यूज। तो भाई अगर हमारे पेपर में आया तो हम तो सीधा बताएंगे भाई ऊंचाई ही तो मापी जाती है अल्टीमीटर से यहाँ पे। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया अच्छा ये बताओ जो आपका अल्टीमीटर है, अच्छा ये बताओ इसकी खोज, अल्टीमीटर खोज कौन से वर्ष में हुई थी और किसके द्वारा वहां पे हुई थी, ये जरूर सभी की याद होने चाहिए। खोज और उसका वर्ष और किसने वहां पे की। तो यहाँ पे क्या बताओगे, इसकी जो खोज आपकी हुई थी ये हुई थी 1928 ईस्वी में खोज वहां पे हुई थी। और वैज्ञानिक का नाम क्या बताते हैं यहाँ पे, पाल कोल्बे, ये हो जाएगा वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे हो जाएगा। इसके द्वारा रेडियो अल्टीमीटर की खोज आपकी वहां पे की गई थी। अब यहाँ पे अगर और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ, यहाँ पे एक चीज दी जा रही है कि जो आपका दबाव हो गया, तो दबाव किसके द्वारा आपका मापा जाता है, आप यहाँ बताते बैरोमीटर। बैरोमीटर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बैरोमीटर वाला भी आपका पूछा गया है। और तापमान किसके द्वारा आपका मापा जाएगा, आप सीधा बताते हैं यहाँ पे थर्मामीटर के द्वारा हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर आपका मापा जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा उपयोग जो होता है अल्टीमीटर कहाँ पे होता है, तो आप बताते हो लद्दाख में, जो आपके हाइट मापने में सबसे ज़्यादा इसका यूज वहाँ पे किया जाता है। तो अल्टीमीटर खोज और वर्ष याद कर लेना। तापमान हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं, दबाव आपकी ये बैरोमीटर के द्वारा आपका ये मापा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर वहाँ पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, यदि पृथ्वी का कोई वायुमंडल ना होता तो जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, आकाश कैसा वहां पे दिखाई देता है। तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और हमारे पेपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो हमें सीधा सीधा पता है कैसा दिखाई पड़ता है, काला वहां पे दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि ये बताओ जो
चंद्रमा से जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है। तो हमेशा याद करना, कभी भी अगर एग्जाम में आता है चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देगा, आपको हमेशा पता होना चाहिए काला वहाँ पे आपका ये दिखाई देगा। क्योंकि होता वहाँ पे क्या है, अगर वायुमंडल नहीं होता, इसके कारण क्या होता है, आपका जो प्रकीर्णन होता है, क्या होता है, प्रकीर्णन की घटना वहाँ पे नहीं होती। तो अगर प्रकीर्णन की घटना नहीं होती तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, आपका काला वहाँ पे दिखाई पड़ता है। अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका जीके में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा, सीधा पूछेगा सबसे बड़ा आपका वायुमंडल, सबसे बड़ा वायुमंडल वाला ग्रह कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बताओगे, किसका नाम, शुक्र का नाम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण आपका जो आकाश है, जिसके कारण जो आपका आकाश होता है इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला रंग का वहाँ पे दिखाई पड़ता है। और किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा वायुमंडल आपका हो जाता है, क्या होता है, सबसे बड़ा वायुमंडल की वजह से शुक्र से, ग्रह से आपका जो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, पीला रंग का वहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो अगर ये प्रकीर्णन घटना के कारण ही जो हमारी पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई पड़ता, नीला, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आकाश का रंग नीला किस वजह से वहाँ पे दिखाई पड़ता है पृथ्वी से, तो कौन सी घटना जिम्मेदार होती है, प्रकीर्णन की घटना उसके लिए वहाँ पे जिम्मेदार हो जाती है। अब बताओ ध्वनि तरंगे कैसी वहां पे होती हैं, ध्वनि तरंगे कैसी हैं, ये 4 ऑप्शन है। बताओ कैसी वहाँ पे ध्वनि तरंगे यहाँ पे हो जाती हैं। तो अगर पेपर में आपके क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो हम बताएंगे क्या, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती, कैसी होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की यहाँ पे हो जाती है। यानी ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य आपकी होती है, जो आपकी संपीड़न और विरलन से माध्यम से ये वहाँ पे आपकी चलती है। अब एक क्वेश्चन ये हमारे पेपर में आता है कि दो ध्वनि की तीव्रता, देखो पहले ये नोट करना कि जो आपकी ध्वनि है, ये बताओ ध्वनि की गति क्या होती है। अगर ध्वनि की गति आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे, यहाँ पे आप बताओगे 343 मीटर पर सेकेंड आपकी यहाँ पे होती है। देखो ये आपके हमेशा डिपेंड करती है किसमें, तापमान पे। जो आपकी ध्वनि की गति है कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि आपके तापमान पे हमेशा आपकी ये निर्भर वहाँ पे करती है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे बड़ा ध्वनि तरंग उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग सबसे बड़ा कहाँ पे होगा, आप बताओगे सोनार में सबसे बड़ा उपयोग होता है। और सोनार का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, गहराई मापने में उसका यूज आपका वहां पे किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कहाँ पे इसका यूज होता है, आप बताओगे अल्ट्रासाउंड में होता है, यानी चिकित्सालय में इसका यूज वहां पे आपका होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कभी पूछ लिया गया, अच्छा हमें ये भी बताओ आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है आपने बात कर रहे हैं ध्वनि तरंगों की बात यहाँ पे की जा रही है। अब इस ध्वनि तरंगों की खोज कौन से वर्ष में वहाँ पे हुई थी और किसके द्वारा वहाँ पे हुई थी। तो पहले तो यहाँ पे ये याद कर लेना कि इसकी खोज जो आपकी हुई थी 17वीं शताब्दी में वहाँ पे हुई थी। और वैज्ञानिक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है, वैज्ञानिक का नाम क्या बताते हैं यहाँ पे, रॉबर्ट बॉयल। ये क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे हो जाता है, जिसमें इन्होंने वैक्यूम में कोई ध्वनि नहीं वहाँ पे आपकी देखी थी वहाँ पे। अब एक क्वेश्चन ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ध्वनि स्तर आपका क्या वहाँ पे हो जाएगा, तो आप कहोगे आप यहाँ पे ज्वालामुखी, क्या कह दोगे, ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि 172 डेसिबल आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे नोट करना। ध्वनि की गति वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। और ध्वनि तरंग की खोज कौन से ईस्वी में हुई, 17वीं शताब्दी में आपके हुई थी। किसके द्वारा हुई, आप रॉबर्ट बॉयल का नाम बताते हैं। और सबसे बड़ा ध्वनि स्तर कौन सा हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अगला सवाल ध्यान से पढ़िए, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ से क्या हो जाता है, बायोलॉजी क्वेश्चन सारे हमारे स्टार्ट हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के यहाँ पूछे जाते हैं। और हम लोग एक एक करके जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बायोलॉजी के, वो सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन और डीएनए अपनी त्रिआयामी प्रतिक्रियाशील विन्यास पानी के संपर्क में प्राप्त करते हैं।
पानी है, लिपिड्स है, जाइमोजेंस है और शर्करा है। अब ये क्वेश्चन आपका जो 2023 में पेपर हुआ था वहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सीधा राइट आंसर आप क्या बताते, यहाँ पानी बताते, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे और क्या चीज़ आपसे यहाँ पूछी जा सकती है, एक ये नोट करना, बहुत बार क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग में तो नहीं है, लेकिन जो आपके अदर ट्रेड है वहाँ पे कई बार रिपीट वहाँ पे हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा गया भारत में सबसे बड़ा आप ये बताओ प्रोटीन अनुसंधान ये बताओ कहाँ पे हो जाएगा, तो कहाँ बताओगे आप, यहाँ पे इसका नाम याद कर लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, किसका नाम कहाँ बताओगे, बेंगलोर में, बेंगलोर का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका ये डीएनए होता है, डीएनए की खोज अगर आपसे कभी पूछ ली गई तो खोज कब की गई, आप पहले तो बताओगे 1953 ईस्वी में इसकी खोज वहाँ पे की गई थी। और वैज्ञानिक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है, वाटसन क्रिक का नाम यहाँ पे आप याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ पे याद कर लेना कि जो सबसे बड़ा प्रभाव पानी की कमी से पानी की अगर शरीर में कमी यहाँ पे हो जाए तो कौन सा रोग वहाँ पे हो जाता है, तो एक रोग का नाम याद करना, क्या, सिकल सेल एनीमिया, ये रोग यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए और आपके पेपर पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप तैयार वहाँ पे करते हुए चलिएगा। तो भाई जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने कह दिया कि ये 100 सेट जो बच्चा तैयार करके पेपर में गया तो मान चलना पेपर में क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख ही जाएंगे, क्योंकि ये सारे मैं उसी हिसाब से वहाँ पे कराऊंगा कि आपका पूरा सिलेबस भी वहाँ पे कवर होता चले और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे तैयार हो जाएं, और जब हम पेपर में बैठें पेपर में क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में दिख जाए। तो वैसे ये सारी क्लासें वहाँ पे आपकी कराई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जो प्रसिद्ध आपका एंगोरा ऊन है आपका किससे प्राप्त होता है, ऊंट से, भेड़ से, याक से, खरगोश से। तो भाई ये आपका जो एंगोरा ऊन है सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त होता है, आप बताओगे खरगोश से। किससे निकलता है, खरगोश से निकलता है। और सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा हो जाता है, तो कौन से देश का नाम बताओगे, चीन देश का। और सबसे कम पूछा जाता है, भाई हम भारत में सबसे कम ऊन यहाँ पे होता है। तो भारत जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य होता है वहीं से ये ऊन कुछ मात्रा में आपका प्राप्त केवल वहाँ पे होता है। अब देखो, अब जो यहाँ पे ऊंट का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, अब ऊंट से क्या होता है, कैमल ऊन। क्या नोट करोगे यहाँ पे, कैमल ऊन। अगर हमसे यहाँ पूछा जाता है कैमल ऊन हम किसके द्वारा निकालते हैं, आप ऊंट का नाम पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो भेड़ से होता है कौन सा ऊन निकलता है, यहाँ पे मैरिनो ऊन किससे निकलता है, आपका भेड़ से निकलता है। और याक तो वहाँ समझ ही जाओगे, याक से नाम ही उसका वही हो जाता है, याक से आपका याक ऊन ही नाम वहां पे होता है। तो कैमल याद कर लेना, मैरिनो ना याद कर लेना। अगर ये ऊन पूछा जाए ये किससे प्राप्त होते हैं, तो ये सारे चीजें भी आपको यहाँ पता होनी चाहिए। अब बताओ पराग नली की खोज किसने वहां पे की, जो आपकी पराग नली होती है इसकी खोज किसने वहां पे की थी, ये 4 ऑप्शन में बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा गया तो किसका नाम बताओगे, अमीची का नाम याद रखना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो वैज्ञानिक थे जियोवानी बैटिस्टा अमीची ने इसकी खोज कब की थी, पराग नली की, इसकी खोज यहाँ पे की थी 1824 में। 1824 में इसकी वहाँ पे खोज वहाँ पे की थी वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम नाम और वैज्ञानिक के दिए जा रहे हैं, इन्होंने भी कई सारे खोजें की, अब उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपका क्या दिया गया, हाफ मिस्टर का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इनके बारे में एक चीज ये याद करना है, समृद्धि जो आपका जीवन चक्र था, क्या याद करोगे यहाँ पे, जीवन चक्र। यानी क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे कि जो आपके संवहनी पौधे होते हैं उनमें जीवन चक्र की इन्होंने खोज वहां पे की थी, जीवन चक्र की क्या की यहाँ पे खोज। अब यहाँ पे वर्ष भी याद कर लेना, 1851 इसमें इसकी वहां पे खोज की थी। अब यहाँ पे एक ये याद करना, जो यहाँ पे नेमेक का नाम यहाँ पे दिया था, यहाँ लिखा है, तो इन्होंने किसकी खोज की थी, यहाँ पे सीधा लिखोगे फर्टिलाइजेशन की खोज इन्होंने यहाँ पे की थी, इसकी खोज इन्होंने यहाँ पे की थी। कब खोज की थी, 1851
98 ईस्वी में इसकी यहाँ पे खोज की थी। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। एक नाम यहाँ पे कैपरारियस का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या यहाँ पे याद कर लोगे, इन्होंने जो आपकी ये लिखना है यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन्होंने सिद्ध की थी किसमें, पौधों में, किसमें, पौधों में इन्होंने ही सिद्ध की थी। और कब की थी, ये 1694 ईस्वी में इन्होंने इसके सिद्ध वहाँ पे की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट और यहाँ पे नोट करना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा, एक ये बताना सबसे बड़ा आपका वनस्पति, सबसे बड़ा वनस्पति अनुसंधान भारत में कहाँ पे स्थित हो जाएगा, पहले उसका नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा आपका, BSI हो जाएगा, जो कि आपका कोलकाता में, कहाँ पे स्थित है आपका, ये कोलकाता में आपका स्थित हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये सारे को यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पराग नली आपसे पूछा गया, यहाँ पे हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो आपके समन्वयी पौधों का जीवन चक्र की खोज वहाँ पे किसने की, या फर्टिलाइजेशन की खोज वहाँ पे किसने की, पौधों में जो आपकी सेक्सुअलिटी होती है ये किसने वहाँ पे सिद्ध की थी। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे चीजें पॉइंट आपके तैयार वहाँ पे होने चाहिए, तभी आप अपना एग्जाम क्लियर वहां पे कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में कितने आपके स्पाइनल नर्व्स वहां पे होती है। तो जो आपके स्पाइनल नर्व्स होती है इनकी संख्या क्या बताओगे, ये दोस्तों होते हैं 31 जोड़े यहाँ पे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये याद करना, ये क्वेश्चन आपके जीके में पूछा जा सकता है और अदर एग्जाम में कई बार एग्जाम ये रिपीट भी वहां पे हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा आपका न्यूरोलॉजी आपका अस्पताल, न्यूरोलॉजी आप बताओ जो आपका अस्पताल है, न्यूरोलॉजी आपका जो अस्पताल है ये कौन सा हो जाएगा, किसका नाम बताओगे, आप बताओगे किसका, एम्स का नाम, किसका नाम बता दोगे यहाँ पे, एम्स का नाम आप पता होना चाहिए। और ये पता ही एम्स कहाँ पे स्थित है आपको, ये दिल्ली में एम्स वहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये आपको पता वहाँ पे होना चाहिए। अब अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा आपका स्पाइनल जो कार्ड होती है आपकी, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है आप बताओगे, 45 सेंटीमीटर होती है, किसमें, पुरुषों में यहाँ पे आपकी हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया विश्व में सबसे बड़ा स्पाइनल रिसर्च कहाँ पे हो जाएगा, तो कौन से देश में होगा, आप बताओगे अमेरिका का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कम से कम आपको पता यहाँ पे होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव मस्तिष्क की बाहरी आवरण क्या होती है। जो मानव मस्तिष्क होता है आपको पता है इसके 3 आवरण यहाँ पे आपके हो जाते हैं, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसके जो बाहरी आवरण का नाम बता दो क्या वहाँ पे हो जाता है। तो बाहरी आवरण का नाम सीधा सीधा क्या बताओगे, ये होता है आपका ड्यूरामेटर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये ड्यूरामेटर है ये मेनिंजिस की सबसे बाहरी परत होती है, जो मस्तिष्क और स्पाइनल की कार्ड की वहाँ पे क्या करती है, रक्षा वहां पे आपकी करती है। तो क्या राइट आंसर बताओगे यहाँ पे, ड्यूरामेटर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, नोट करना यहाँ पे कि सबसे बड़ा, भारत की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा आपका ब्रेन रिसर्च ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, पहले इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा। इसका नाम पहले नोट क्या करोगे, ये इसका नाम यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, सीधा कहोगे कहाँ पे, बंगलौर में। कहाँ पे स्थित है ये, बंगलौर में आपका स्थित यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया विश्व में सबसे बड़ा ब्रेन बैंक कौन से देश में है, विश्व की बात करता तो आप किसका नाम बताते, आप अमेरिका का नाम वहां पे आप बता देते। लेकिन अगर भारत की बात की गई सबसे बड़ा ब्रेन रिसर्च संस्थान कहां पे है, आप बताओगे बंगलौर में हो जाएगा, ये इसका नाम यहां पे हो जाता है, नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया, जन्म नियंत्रण
की विधि क्या होती है, जन्म नियंत्रण की विधि क्या वहां पे होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या बताओगे, IUD का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और जो ये आपका IUD है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाती कौन से वर्ष में हुई थी, आप बताते 1909 में आपकी ये रिचर्ड द्वारा हुई थी। वैज्ञानिक का नाम क्या बताते हैं यहाँ पे, रिचर्ड रिच्टर के द्वारा वहां पे की। लेकिन अगर आधुनिक रूप से आपसे पूछा जाता, आधुनिक रूप से, तब आप 1960 का नाम आपको वहां पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा गया भारत की परिवार नियोजन, ये योजना जो थी भारत में, ये कौन से वर्ष में, ये जो आपकी योजना वहाँ पे आई थी, कौन से वर्ष में यहाँ पे भारत में इसकी शुरुआत वहाँ पे हुई थी, तो 1952। ये आप यहाँ पे वर्ष का नाम पता होना चाहिए कि भारत की जो परिवार नियोजन योजना है, ये कौन से वर्ष में वहाँ पे लागू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट 1952, ये नाम याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट सारे मैं पॉइंट ही यहाँ पे नोट करा रहा हूँ कि जिनके ज़्यादा चांस है पेपर में क्वेश्चन आने के। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से वहाँ तैयार भी करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन की बनेगी या फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनेगी या फास्फोप्रोटीन बनेगी, वसा की। पूछा किसका गया है, कोशिका झिल्ली किससे बनी वहां पे होती है। तो सीधा सीधा याद करना कि जो कोशिका झिल्ली आपकी होती है, ये आपकी फास्फोलिपिड प्रोटीन की यहाँ बनी होती है। तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपकी कोशिका झिल्ली है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से बनी होती है, और जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाएगा, आप यहाँ पे नोट करना, आपका फ्लूइड। क्या कहा जाएगा, फ्लूइड। यहाँ नोट कर लेना क्या कहा जाएगा, फ्लूइड। आपका मोजेक मॉडल कहलाता है, मोजेक मॉडल आपका ये वहाँ पे कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अच्छा ये बता दो कि जो आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल है, इसकी स्थापना सीधा सीधा पूछाएगा आपसे, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बताओगे। 1972 में इसकी स्थापना वहां पे हुई थी। किसके द्वारा वहां पे हुई थी, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे। एक नाम हो गया सिंगर हो जाएगा, और सिंगर, और आपका एक वैज्ञानिक का नाम क्या लिखोगे आप, निकोलसन के द्वारा वहां पे हुई थी। अब अगर क्वेश्चन आपसे एक इंपॉर्टेंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछा गया भारत में सबसे बड़ा आपका कोशिका जो अनुसंधान है, कौन सा, कोशिका अनुसंधान, ये कौन सा आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे अनुसंधान क्या नोट करोगे, ये आप उसका नाम यहाँ पे नोट करना, और कहाँ पे स्थित हो जाएगा, आप कहोगे ये हैदराबाद में आपका स्थित यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे नोट करना। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी कोशिका झिल्ली है, अगर कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अच्छा ये बताओ कोशिका झिल्ली की मोटाई आपकी यहाँ पे क्या होती है, तो क्या बताओगे, 7 से लेकर 10 नैनोमीटर। 7 से 10 क्या हो जाएगा, नैनोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई वहां पे आपकी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि ये बताओ अच्छा सबसे पुराना जो कोशिका अध्ययन है, सबसे पुराना कोशिका अध्ययन किसके द्वारा वहां पे किया गया था, तो किसके द्वारा कहते, आप कहते रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक का नाम याद करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कब किया था, ये 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। अगर पूछा गया सबसे पुराना कोशिका अध्ययन किसके द्वारा हुआ, रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ है। कब हुआ था, 1665 ईस्वी। ये चीज वहां पे याद कर लेना। यहाँ पे कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हर पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये बताओ, वे पौधे जिनमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी वे पौधे जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन फल वहां पे नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो क्या बताओगे, उन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी आप कहोगे सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जिम्नोस्पर्म वे
आपके नग्न बीज होते हैं जो शंकु में आपके रहते हैं, लेकिन इसमें फल आपके वहां पे नहीं होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे बड़ा, ये बताओ अच्छा, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म वृक्ष का नाम बता दो, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म वृक्ष का नाम बता दो वहां पे। तो वृक्ष का नाम क्या बताओगे यहाँ पे, सीधा बताना सिकोया का नाम, सिकोया का। इसकी ऊंचाई कितनी होती है आप बताओगे, ऊंचाई लगभग इसकी 115 मीटर यहाँ पे आपकी वहां पे हो जाती है। अगर यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधे का कौन सा हो जाएगा, वो होता आपका ग्नेटम। ग्नेटम आप यहाँ पे याद करना, जो कि ये मान चलना झाड़ी के रूप में वहां पे होता है। किस रूप में, झाड़ी के रूप में यहाँ पे होता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि भारत में सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो आप बताओ। जैसे भारत के देवदार वृक्ष आपके आते हैं, सारे इसी श्रेणी में यहाँ पे आपके हो जाते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी नोट करना कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि भारत की जो आपकी वन नीति है, भारत की जो आपकी वन नीति है, ये कौन से वर्ष में वहाँ पे लागू हुई थी, तो भारत की वन नीति आपकी 1988 में, ये जिम्नोस्पर्म संरक्षण भी इसी में आपका शामिल वहाँ पे हो जाता है। तो ये सीधा सीधा पॉइंट नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सामान्य जुकाम है, बताओ जन्मजात रोग होता है या तीव्र रोग। तो भाई हमें सभी को पता है जो सामान्य जुकाम क्या होता है, ये आपका तीव्र रोग में वहाँ पे होता है। यानी ये आपका नॉर्मली क्या होता है 6 या 7 दिन में ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे सही वहाँ पे हो जाता है। यानी कि ज़्यादातर ये जो टाइम कितना लेता है सही होने में, 3 से 7 दिन में आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सही हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा इसका कारण यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे नोट करना आपका राइनो वायरस। क्या होता है, राइनो वायरस। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो जुकाम सर्दी बार बार वहाँ पे रिपीट होती है, यानी एक से दूसरे लोग वहाँ फैल जाते हैं, इसमें कौन सा वायरस वहाँ पे होता है, तो वायरस का नाम क्या बताओगे, राइनो वायरस एक वैसा वायरस होता है जो सबसे बड़ा इसका सर्दी जुकाम का कारण वहाँ पे आपका बनता है। अब ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ वहाँ पे जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो जॉन्डिस किसका रोग है, ये बताओ जो आपका जॉन्डिस होता है किसका रोग है, यकृत का है, हृदय का है, वृक्क का है, मस्तिष्क का है। तो अगर क्वेश्चन आया जॉन्डिस किसका रोग है, तो सीधा सीधा क्या बताएंगे हम लोग, बताएंगे यकृत का ये रोग हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों होता क्या यहाँ पे, जो आपका जॉन्डिस होता है ये यकृत रोग है, ये तो हमें पता हो गया। इसमें क्या होता है आपका एक बिलीरुबिन संचय से क्या होता है यहाँ पे, यानी ये भी नोट करना यहाँ पे, बिलीरुबिन जो होता है इसका क्या होता है, संचय होता है। यानी ये संचय मतलब ये आपका इकट्ठा वहाँ पे होता है। और जिसके कारण से होता है क्या, जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी खाल होती है, हमारी त्वचा होती है, उसका रंग कैसा हो जाता है, तो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे पीली। कैसा हो जाता है, पीली यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या वहाँ पे होता है, यानी अगर क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आप कहोगे हेपेटाइटिस। क्या होता है, हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में कौन सा आपका ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये प्रकार यहाँ पे हेपेटाइटिस के यहाँ पे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में हेपेटाइटिस की वैक्सीन कब लागू वहाँ पे हुई है, ये भी नोट करना। अगर क्वेश्चन पूछा गया भारत की आपका जो आपका टाइटिस होता है, इसकी जो आपकी वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन कौन से दशक में आई थी, आप बताओगे। 1990 के दशक में भारत में हेपेटाइटिस वैक्सीन वहां पे आ गई थी। ये इंपॉर्टेंट ये भी आपका हो जाता है, जो आपके क्या होते हैं वैक्सीन वाला आपका टॉपिक है आपके एग्जाम में, तो ये वैक्सीन के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सारे चीज़ें अच्छे से आपको तैयार करते हुए वहाँ पे चलना है। अब ये बताओ गाउट जोड़ों में क्या संचय से होता है, जो आपका गाउट होता है और जो हमारे जोड़ होते हैं उसमें किसका संचय होता है, क्या चीज़ उसमें कलेक्ट होती है, क्या उसमें इकट्ठा होती है कि जो आपका गाउट वहाँ पे हो जाता है।
तो बताओ इन चार ऑप्शन में क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा आप किसका नाम बताओगे यहाँ पे, यूरिक एसिड क्रिस्टल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो आपका यूरिया क्रिस्टल है आपका दिया जा रहा है, तो यूरिया एक्स्ट्रा होगा तो क्या होता है आपका यूरेमिया आपका रोग हो जाएगा। यहाँ अमोनिया क्रिस्टल आपका होगा, इससे क्या विषाक्तता वहाँ पे हो जाती है। और ग्लूकोज को तो आपको पता है इससे क्या होता है, डायबिटीज की दिक्कत आपको देखने को वहाँ पे मिल जाती है। तो क्या राइट आंसर बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पूछा गया जो आपका यूनिवर्सल डोनर यानी उसका नाम बताओ जो सभी को अपना खून वहां पे दे सकता है। ओ होगा, बी होगा, ए बी होगा, ए होगा। यहाँ से भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे वो आपका ओ होता है। और ओ में कौन सा आपका ओ निगेटिव वाला आपका राइट है। अगर ऑप्शन में वहाँ पे दिया है ओ है, ओ निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ओ निगेटिव वाले में आपको वहाँ टिक करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो यहाँ पहले ये याद करना कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है ये आपका यूनिवर्सल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कोई भी आपका एंटीजन नहीं होता है। तो अगर किसी में एंटीजन नहीं है तो ये सभी को अपना ब्लड वहाँ पे दे सकता है, इसीलिए आपका इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से आपका वहाँ पे जाना जाता है। अब देखो अगर क्वेश्चन ये आता है एक यहाँ पे कि जो आपका ब्लड, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप, ये बताओ जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है वहाँ पे, ब्लड ग्रुप का जो आपका सिस्टम ये होता है, इसका ये कौन से वर्ष में वहाँ पे खोजा गया भाई। अगर तो आपका किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, तो ये कब खोजा वहाँ पे किया गया था। यानी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था ये आपका 1901 में किसके द्वारा, वैज्ञानिक का नाम बताओगे यहाँ पे क्या, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर का नाम यहाँ पे नोट कर लेना, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा आपका 1901 में ब्लड ग्रुप सिस्टम को वहां पे खोजा गया था। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा ब्लड ग्रुप, सबसे बड़ा आपको जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा यहाँ पे हो जाता है, तो किसका नाम बताओगे भाई, ओ का नाम ही बताओगे। सबसे बड़ा ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ ही वहाँ पे होता है। यानी अगर पूरे विश्व की बात की जाए ये 45% में वहाँ पे पाया जाता है। अगर सबसे छोटा ब्लड ग्रुप की हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो वो कौन सा होता है, वो आपका हो जाएगा ए बी यहाँ पे हो जाता है, जो केवल आपका 4% लोगों में पाया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं टोटल विश्व की, यहाँ पे बात आपकी की जा रही है वहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा ब्लड बैंक कौन से देश का वहाँ पे हो जाता है, तो किसका नाम याद करोगे, अमेरिका का नाम आपको वहाँ पता होना चाहिए वहाँ पे। अगर एक क्वेश्चन ये यहाँ पे नोट करना, अगर आपसे ये पूछा गया भारत की आपकी जो ब्लड बैंक, ये नोट करना, भारत की ब्लड पॉलिसी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे गए, भारत की ब्लड पॉलिसी, यानी होता नहीं कि भाई हम अपना रक्त कहते हैं रक्तदान कर रहे हैं वहाँ पे, अपना ब्लड वहाँ पे दे रहे हैं, तो ये पॉलिसी कब वहाँ पे आई, यानी स्वेच्छा से कोई इंसान अपना ब्लड वहाँ पे डोनेट वहाँ पे कर सकता है, ये पॉलिसी कब वहाँ पे आई थी, तो आप बताओगे 1996 में ये पॉलिसी वहाँ पे आई थी। यानी कोई अगर इंसान की स्वेच्छा से अपने मन से अगर कुछ दान करना चाहे, अपना ब्लड दान करना चाहे, वो दान वहाँ पे कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना, पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब ये बताओ अच्छा बैक्टीरिया में प्रजनन की सामान्य विधि क्या है, बैक्टीरिया में प्रजनन की सामान्य विधि आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए इनमें से राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सब पे अच्छी खासी पकड़ बना के वहाँ पे चलिएगा। तो बैक्टीरिया में प्रजनन की सामान्य जो आपकी विधि होती है ये होती है बाइनरी फिशन होती है, बाइनरी फिशन होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन से क्या होता है, 2 समान कोशिकाएं बनती हैं जो आपकी तेज प्रजनन वहाँ पे करती है। तो राइट आंसर क्या बताओगे, बाइनरी फिशन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आपकी बैक्टीरिया प्रजनन की स्थापना यानी इसकी जो खोज, इसकी खोज कब वहां पे हुई थी, आप बताओगे 17वीं शताब्दी में इसकी वहां पे खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, लुईन हॉक, लुईन हॉक के द्वारा इसकी
देगलुइन हॉक के द्वारा वहां पे देखी गई सबसे पहले 17वीं शताब्दी में। तो ये यहाँ पे याद करना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया भारत में सबसे बड़ा आपका बैक्टीरिया अनुसंधान अगर आपसे पूछ लिया जाए, भारत में सबसे बड़ा बैक्टीरिया अनुसंधान बता दो कौन सा आपका वहां पे हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा आप बताओगे? ICMR, हाँ सही है, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ICMR होगा। ये कहाँ पे है भारत में? दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछा गया कि सबसे पुराना बैक्टीरिया बताओ कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना बैक्टीरिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आप बताओगे क्या? फॉसिल। नाम क्या बताओगे? फॉसिल का नाम पता होना चाहिए, यानी 3.5 अरब वर्ष, ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये वाला आपका जीके में क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत में सबसे बड़ा बैक्टीरिया अनुसंधान कौन सा हो जाएगा? तो ICMR का नाम पता होना चाहिए। और कहाँ पे स्थित हो जाएगा? आप बताओगे दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली का नाम आप यहाँ पे बताओगे। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आपका पारदर्शी ऊतक है? पारदर्शी ऊतक कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? देखो ये आप ये काउंट करना, हो सकता है आपका स्कोर अभी ज़्यादा ना पा रहा हो, लेकिन जब आप ऐसी तैयारी करते जाओ, क्योंकि ये आपके ही पेपर में क्वेश्चन वहाँ पूछे गए थे, तो हो सकता है पेपर किसी जिसकी तैयारी अच्छी वहाँ पे होगी उसको लग रहा होगा पेपर बहुत नॉर्मल है यहाँ पे, और जिसकी तैयारी अभी तैयारी ही नहीं वहाँ पे, तो भाई जाहिर सी बात है उसको वहाँ पे हार्ड लगेगा। आप ये मान चला अगर 35 स्कोर है आपका तो तैयारी सही आपकी वहाँ पे हो गई। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे आप? हाइलिन कार्टिलेज का नाम बता दो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि भारत में सबसे बड़ा आपका कार्टिलेज अनुसंधान, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया भारत का, अगर भारत में पूछ लिया जाए भारत में सबसे बड़ा कार्टिलेज अनुसंधान ये कौन सा आपका हो जाएगा, तो हम क्या किसका नाम बताते हैं? हम एम्स का नाम ही यहाँ पे बताएंगे। और एम्स कहाँ पे आपका? दिल्ली में आपका स्थित यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा विश्व में सबसे बड़ा कार्टिलेज आपका ट्रांसप्लांट कहाँ पे हो जाएगा, तब आपको अमेरिका का नाम वहाँ बताना है। लेकिन भारत का अगर पूछा जाएगा तो भारत में एम्स का नाम बताना, और ये एम्स कहाँ पे? दिल्ली वाला एम्स आपका हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया जीव विज्ञान के पिता किसे वहाँ पे कहा जाता है, तो भाई बेसिक सवाल है, सभी को इसका आंसर पता होगा। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये आपको गलती से भी गलत वहाँ पे नहीं करने। अगर ये क्वेश्चन पे गलत हो रहे आप सिलेक्शन बहुत दूर वहाँ पे हो जाओगे। तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा बताओगे किसका नाम? अरस्तु का नाम हम बताएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो न्यूटन किसके हो जाएंगे? न्यूटन में आप बता दोगे यहाँ पे भौतिकी के। न्यूटन किसके हो जाएंगे? आप यहाँ पे भौतिकी के न्यूटन यहाँ पे हो गए। इसके बाद जो आपके बर्जलीस से हो गए यहाँ पे, ये किसके हो गए? आप बता दिए यहाँ पे रसायन के यहाँ पे हो गए। अब प्लेटो क्या थे? ये आपके एक दर्शन शास्त्री थे, ये क्या हो जाएंगे? दर्शन शास्त्री आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया भारत में सबसे बड़ा जीव विज्ञान, भारत में सबसे बड़ा ये बताओ जीव विज्ञान आपका जो संस्थान कौन सी हो जाए? जीव विज्ञान संस्थान ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो किसका नाम बताओगे? NCBS का नाम बताओगे। और ये कहाँ पे हो जाएगी? आप बताओगे बेंगलोर। कहाँ पे? बेंगलोर में आपकी वहाँ पे हो जाएगी। तो भारत का सबसे बड़ा जीव विज्ञान संस्थान किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? यहाँ भारत की आप बात कर लेना, कौन सा हो जाएगा? NCBS आपका यहाँ पे हो जाता है। ये पेपर क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको नोट करा रहा हूँ। वहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, तो आपको ये सारे पॉइंट पता वहाँ पे होने चाहिए। अगर आप ये सारे पॉइंट पता है तभी मान चलना आपकी तैयारी सही चल रही वहाँ पे। अब यहाँ से हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी पता है कि 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के यहाँ पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है डिकॉन प्रक्रिया का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो भाई हमको तो पता है कि जो आपकी ये डिकॉन प्रक्रिया होती है, डिकॉन प्रक्रिया होती है, इसका कहाँ पे यूज किया जाता है? आप बताओगे क्लोरीन में।
ऑप्शन सी आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो गया कि डिकॉन प्रक्रिया का उपयोग किसके निर्माण में होता है, हम बताएंगे क्लोरीन के निर्माण में आपका यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो डिकॉन प्रक्रिया है इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए, अच्छा ये बताओ इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, आप बताओगे 1868 वर्ष में वहां पे हुई थी। और अगर पूछा जाए किसके द्वारा हुई थी, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे यहाँ पे, तो वैज्ञानिक का नाम सीधा सीधा हम क्या बताएंगे यहाँ पे, हेनरी आपका डिकॉन। ये क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे याद कर लेना। और देखो यहाँ पे कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ भारत में सबसे बड़ा क्लोरीन उत्पादक राज्य, भारत का अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन से राज्य में आपका क्लोरीन का यहाँ पे होता है, तो किसका नाम बताओगे, ये हो जाएगा गुजरात राज्य में। कौन सा राज्य बता दोगे यहाँ पे, गुजरात राज्य में हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा गया क्लोरीन का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, किसका नाम बताओगे, गुजरात राज्य का। किसके द्वारा होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा वहां पे होता है। डिकॉन प्रक्रिया आपको पता है, याद होना चाहिए, स्थापना कौन से वर्ष में हुई, किसके द्वारा वहां पे हुई थी। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जो जल होता है जल के शुद्धिकरण में इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, कौन सी तत्व की संपत्ति परिवर्तनीय नहीं है, संपत्ति उसकी परिवर्तनीय नहीं है। संयोजकता होगी, परमाणु भार होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, तुल्यांकित द्रव्यमान होगा। तो पेपर में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे, यहाँ बताएंगे हम लोग क्या, परमाणु द्रव्यमान बताएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि अच्छा एक चीज हमें ये भी बता दो, ये चीज बता रहे हो, तो सबसे बड़ा आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अगर आपसे ये पूछ लिएगा परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, कौन सा बताओगे, आप बताओगे एल्यूमिनियम। क्या 238, एल्यूमिनियम का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं यहीं पे सबसे छोटा आपसे पूछ लिया जाता तो किसका नाम बताते, हम बताते किसका, हाइड्रोजन का नाम क्या होता है, 1.008 आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया जा रहा है, परमाणु द्रव्यमान की स्थापना अगर कभी क्वेश्चन पूछ ली गई, स्थापना कब वहाँ पे हुई थी, आप बताते 1808 में। किसके द्वारा हुई थी, वैज्ञानिक का नाम बता दो, जॉन डाल्टन का वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन, ये वैज्ञानिक का नाम हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए अच्छा ये बताओ जो आपका ये एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे बात की कि ये बता, अच्छा ये छोड़ो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नोट करना। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा गया कि जो आपका यूरेनियम का बताओ, यूरेनियम, ये जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम का जो भंडार होते हैं, यूरेनियम भंडार ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होते हैं, राज्य का नाम क्या बताओगे यहाँ पे, राजस्थान। किसका नाम बता दोगे यहाँ पे, राजस्थान का नाम बताना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार जीके में क्वेश्चन पूछा गया। यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में हो जाएगा, राज्य का नाम क्या बताओगे, राजस्थान का नाम आपको पता वहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, किसने इसके बारे में बताया, वैज्ञानिक नाम बताओ क्या हो जाएगा, डेमोक्रिटस, न्यूटन, जॉन डाल्टन या लाओसियर। किसका पूछा गया, परमाणु सिद्धांत के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जॉन डाल्टन का नाम बताओगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जॉन डाल्टन ने आपका ये 1808 में आधुनिक परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित वहाँ पे किया, जो कि परमाणुओं का अविभाज्य बताया कि जो परमाणु वहाँ पे होते हैं ये आपके अविभाज्य जो होते हैं उनको हम लोग वहाँ पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। कब बताया, 1808 ईस्वी में यहाँ पे बताया था। और न्यूटन ने क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वहाँ पे दिया था। और जो यहाँ पे एक आपका दिया जा रहा नाम है, लाओसियर ने क्या दिया, द्रव्यमान संरक्षण का। यह भी याद करना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूटन ने क्या बताया था यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया। इन्होंने कौन सिद्धांत वहां पे दिया था, इनका नाम बताओगे क्या, द्रव्यमान,
द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इन्होंने वहां पे दिया था, ये चीज भी यहाँ पे याद करना। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा गया विश्व में सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान कौन सा वहां पे हो जाएगा, तो किसका नाम बताओगे यहाँ पे, CERN। ये आप नाम याद कर लेना कि विश्व में सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान कौन सा हो जाएगा, CERN आपका हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें पता वहां पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश ज्ञात करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश है कि नहीं है, तो कौन सा इसका प्रयोग उत्तरदायी वहां पे हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन पढ़िए फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। तो सीधा सीधा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, मिल्टन का तेल बूंद प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। यानी जो आपका ये मिल्टन का तेल बूंद प्रयोग है ये कब हुआ था, यानी 1909 में। 1909 में एक चीज ये यहाँ पे याद कर लेना, क्या 1909 में ये याद कर लेना, जहाँ पे क्या बताया गया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश क्या हो जाएगा, -1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश यहाँ पे हो जाएगा। ये आवेश भी याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, पूरी वैल्यू ये आपको पता वहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लेना, अगर जो आपने देखा होगा कि जो नाभिक होता है, क्या होता है नाभिक, यानी रदरफोर्ड के प्रयोग में जो आपका नाभिक वहां पे खोजा गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक चीज ये याद करना, जैसे कि एक यही नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो आपका कैथोड किरण प्रयोग ने इलेक्ट्रॉन की खोज वहां पे की, जिसके द्वारा थॉमसन वहां पे हो गया, ठीक, वो राइट आंसर वहां पे हो गया। अब इसका हमने यह नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान आपसे पूछा जाता है, क्या इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान वैसे मैंने एक बार आपको बताया ही वहां पे दिया था, इसका आवेश और द्रव्यमान दोनों चीजें आपको वहां पता होनी चाहिए। तो इसका अगर द्रव्यमान आपसे कभी पूछ लिया गया तो द्रव्यमान आप क्या बताओगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, -31 kg, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वहां पे शायद 31 प्लस लिख गया था, यहाँ पे माइनस लगा लेना, क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आपका द्रव्यमान वहां पे आपका हो जाता है। तो ये सारी चीजें वो क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमारे पेपर में कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज ये भी याद कर लेना, वहां पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया जो आपका नाभिक है, नाभिक की खोज किसके द्वारा वहां पे की गई थी, तो यह नाम क्या बताओगे, रदरफोर्ड का नाम यहाँ पे याद कर लेना कि अगर क्वेश्चन पूछा गया नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी तो रदरफोर्ड का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको इसलिए आपका रिवीजन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी आपसे वहाँ चीज़ें पूछी जा सकती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये बताओ क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है। जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है ये आपका एसीटोन के साथ प्रतिक्रिया करके वहां पे क्या देगा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा कभी भी रिपीट वहां पे होता है तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे। यहाँ पे आपको बताना है हिप्नोटिक। क्या बताएंगे हम लोग, हिप्नोटिक बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा गया, अच्छा ये हमें बताओ कि भारत में सबसे बड़ा क्लोरोफॉर्म उत्पादक राज्य का नाम बताओ। कि जो क्लोरोफॉर्म है भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा जहां क्लोरोफॉर्म उत्पादक होता है। तो राज्य का नाम सीधा सीधा आप क्या बताओगे यहाँ पे, गुजरात राज्य आप यहाँ पे बताओ। क्या, गुजरात राज्य। अब यहाँ अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे पुराना उपयोग क्लोरोफॉर्म का क्या वहां पे था, आज भी उसका यूज वहां पे किया जा रहा है। कहाँ पे इसका यूज होता है, ये होगा आपका एनेस्थीसिया में इसका यूज हो रहा है। और ये आपका 1847 से इसका यूज अभी तक वहां पे होता आ रहा है। कहाँ पे, एनेस्थीसिया में इसका यूज आपका किया जाता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबे की आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से तैयार नहीं किया जा सकता है, कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से तैयार नहीं किया जाता, कौन सी कोलबे की। तो इसमें क्या आपका तैयार नहीं हो सकता, तो आप हमेशा याद रखना है वहाँ पे कि जो आपका ये CH4 है ये आपका तैयार बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों होता है कि जो अभी ये कोल्बो प्रक्रिया में आपका जो कार्बोक्सिल एसिड के साथ आपका जो सोडियम लवण से एल्केन बनाती है, ये आपका नहीं बनेगा। बनता क्या वहां पे आपका हमेशा बनता है क्या, एल्कीन। क्या बनेगा आप बताओगे, एल्केन लिखना। क्या, एल्केन। एल्केन आपका ये बनाता है, तो इसी वजह से आपका ये CH4 आपका नहीं बनता है। तो क्या बता दोगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ये बताओ कैजल डायल विधि में CuSO4 का कार्य करता है। जो कैजल डायल विधि में CuSO4 कैसा कार्य करेगा, अपचायक का, उत्प्रेरक का, आक्सीकारक का, या जल अपघटन एजेंट का। तो किसका कार्य वहां पे करेगा, सीधा सीधा क्या बताओगे, ये कार्य किसका करता है, उत्प्रेरक का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि जो आपका कैजल डायल विधि में आपका CuSO4 होता है, ये डाइजेशन में उत्प्रेरक है, जो आपका नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। कि जो आपका नाइट्रोजन होता है उसको किस में बदल देता है, अमोनिया में आपका यहाँ पे ये बदल देता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो विधि है, इस विधि की स्थापना वर्ष अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या बताओगे, 1883 यहाँ पे हो जाएगा। वैज्ञानिक का नाम अगर पूछा जाता है तो वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, जोहान कैजल डायल, ये इनका वैज्ञानिक का नाम हो जाता है। इनके द्वारा ये विधि वहां पे आपकी बनाई गई थी। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अब ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट लेंस किससे बने होते हैं। जो आपके कॉन्टेक्ट लेंस हैं किसके बने होंगे, ल्यूसाइड के होंगे, सिलिकॉन हाइड्रोजन के होंगे, या टेफ्लॉन के होंगे, या पॉलीस्टराइन के होंगे। तो ये बताओ, जो आपके कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं ये किसके यहाँ बने होते हैं। तो सीधा सीधा क्या बताओगे आप यहाँ पे, ये होंगे सिलिकॉन हाइड्रोजेल के यहाँ बने होते हैं। हम लोग क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये पूछा जाए ये कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई, इसकी खोज वहां पे हुई थी, तो आप बताते 1888 वर्ष में। और वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा एडोल्फ फिक। ये क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम वहां पे हो जाता है। ये कांच के पहले वहां पे बने आपके होते थे। इसके बाद क्या वहां पे हुआ था, 1988 से बाद में क्या यहाँ पे हुआ, 1998 लिखना। 1998 से आपको ये सिलिकॉन हाइड्रोजन से बनने लगे। किसके, सिलिकॉन हाइड्रोजन के। 1998 से ये आपके बनने वहाँ पे स्टार्ट आपके वहाँ पे हो गए थे। जो सबसे पुराना लेंस वहाँ पे आते थे वो किसके बने होते थे, पहले कांच के बने होते थे। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया ये लेंस अब किसके बने होते हैं, आप सीधे से कहो ये पॉलीमर के वहाँ पे बने होते हैं। किसके अब बनते हैं, पॉलीमर के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 48 ग्राम में हीलियम के मोल की संख्या बताइए क्या वहां पे हो जाती है। कैसे इसे सॉल्व करो, ध्यान से देखिएगा। देखो जो आपका हीलियम यहाँ पे दिया गया है, तो ये बताओ हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान आपका कितना हो गया, आप बताओगे 4 ग्राम प्रति मोल यहाँ पे आपका होता है। अब हमें निकालना है किसमें है, 48 ग्राम में हमें निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा, सीधा कहोगे 48/4 हम लोग कर देंगे। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 12 मोल आपका हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे 12 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब क्वेश्चन अगर पूछा गया जो मोल की अवधारणा है कि ये कब वहाँ पे हुई थी, कब ली गई, मोल की अवधारणा कौन से वर्ष में वहाँ पे ली गई थी, तो 1909 आप बताओगे यहाँ पे। और किसके द्वारा ली गई थी, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे यहाँ पे, पेरिन के द्वारा वहाँ पे ली गई थी। ये चीज़ यहाँ पे आप याद कर लेना। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे बड़ा मोल उपयोग में रासायनिक गणना में क्या वहाँ पे होता है, तो क्या बताओगे वहाँ पे, यानी सबसे बड़ा मोल जो कि आपका रासायनिक गणना में वहां पे होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये कर यहाँ पे आप ये नोट करिएगा। एक क्वेश्चन ये यहाँ पे नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका STP पे
सीधा सीधा आएगा STP पर आपका 22.4 लीटर गैस एक मोल होती। लीटर गैस क्या हो जाती आपकी, मोल वहाँ पे होती। ये सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज़ ये यहाँ पे नोट करना, आगे एक चीज़ ये कि जो आपका मौल दिवस होता है, क्या मौल दिवस, ये कब आपका मनाया जाता है? तो क्या बताओगे? 23 अक्टूबर को आपका मौल दिवस मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया मौल दिवस कब मनाया जाएगा, किसका नाम बताओगे? 23 अक्टूबर का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब विश्व में सबसे बड़ा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा ये हीलियम कौन से देश में यहाँ पे होता है, तो बताओगे इसका अमेरिका का नाम बताओगे। अमेरिका के बाद कौन सा देश आता है? तो अमेरिका के बाद कतर देश आपका वहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सामग्री जल शुद्धिकरण के लिए, किसके लिए? जल शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त वहाँ पे होती है। तो जल शुद्धिकरण के लिए किसका यूज सबसे ज्यादा वहां पे किया जाता है? तो हम बताते हैं किसका, जियोलाइट्स का यूज होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ भारत में जियोलाइट्स का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में वहां पे होता है, तो राज्य अगर भारत का पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में हो जाएगा, आप सीधा सीधा कहोगे राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान। ये नाम वहां पे आपका हो जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि जो आपकी ये जियोलाइट है, इसकी स्थापना अगर पूछा जाए, स्थापना कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी, तो 1756 आप यहां बताते। वैज्ञानिक का नाम क्या बताते यहाँ पे? एक्सेल क्रोनस्टेड, ये वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। ये याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि कौन सा राज्य हो जाएगा भारत का, तो भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान आपका वहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ हाइड्रोजन सीधे किसके साथ संयोजित वहां पे होती है? हाइड्रोजन सीधे किसके साथ वहां पे संयोजित होती है? तो आप क्या बताते हैं? कैल्शियम का नाम बताते। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बताएंगे यहाँ पे? कैल्शियम का नाम यहाँ पे आप बता देंगे। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा गया भारत में सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? आप बताते गुजरात राज्य। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा भारत में गुजरात राज्य यहाँ पे बता दोगे। और सबसे पुराना उपयोग अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया, गुब्बारों में पहले हवा भरी जाती थी वहाँ पे, इसी हवा आपकी वहाँ पे भरी जाती थी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपकी हाइड्रोजन प्रतिक्रियाओं की स्थापना कब वहां पे हुई थी? 1766 ईस्वी में। किसके द्वारा वहां पे हुई थी? कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? कैवेंडिश का नाम याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली की कुचालक लेकिन ऊष्मा का सुचालक, कुचालक भी हो और लेकिन ऊष्मा का हो, ऊष्मा का आपका सुचालक भी हो, तो किसका नाम बताओगे? अभ्रक का, एस्बेस्टोस का, या सेलुलाइट का, या रेत का? तो किसका नाम बताओगे? सीधा सीधा यहाँ पे आप बताएंगे भाई, हम बताएंगे किसका नाम? अभ्रक का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सारे क्वेश्चन काउंट करते चलना है कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपका ये ध्यान रखना अगर 35 तक आपके क्वेश्चन इस सेट में वहाँ पे सही चल हो रहे हैं तो तैयारी आपकी सही वहाँ पे चल रही है। अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य का नाम बता दो, भारत में कौन सा राज्य है जहां पे अभ्रक सबसे ज्यादा वहां पे होता है, तो क्या कौन सा राज्य बताओगे? यहाँ पे बिहार राज्य का नाम बताओगे, जहां पे लगभग 60% उत्पादन यहीं पे आपका होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया विश्व में अभ्रक सबसे ज्यादा कौन से देश में वहां पे होता है, विश्व की बात करेगा तो चीन का नाम आपको वहां पता होना चाहिए। तो भारत का राज्य क्या हो जाएगा? बिहार राज्य भारत में आपका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये बताओ एक प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना भारी है। जब यह 1 किलोवाट के विभवांतर से त्वरित वहां पे होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो भाई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है ये उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पे क्या हो जाएगा? निर्भर वहां पे नहीं करता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जब हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे याद करिएगा कि जब गतिज ऊर्जा के सूत्र क्या होता है, जब त्वरण की बात होती है इलेक्ट्रॉन की होती है, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे के गतिज ऊर्जा बराबर क्यू वी।
ये इलेक्ट्रॉनों की बात वहाँ पे होती है। इनमें क्या होता है, जहाँ पे ये Q बराबर क्या होते हैं, प्रोटॉन का आवेश E पे हो जाता है, तो V बराबर क्या हो जाए 1 किलोवाट हो जाएगा। इसलिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे होती है ये 1 केवी ही वहाँ पे होती है, क्योंकि द्रव्यमान पे वहाँ पे निर्भर नहीं करती है। तो क्या बताओगे, आपका यही राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये याद करना कि जो प्रोटॉन होता है, तो गतिज ऊर्जा कभी वो कंफ्यूज ना हो जाना कि आप कहोगे एक गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपका 1/2 mv² होता है। भाई यहाँ द्रव्यमान आपका दिया जा रहा है, तो भाई यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की, वहाँ बात वहाँ पे चल रही है, ठीक है। ये फार्मूला लेकिन होता है वहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे यूज आपका नहीं वो किया जाता है, तो इसमें द्रव्यमान आपका नहीं होता, इस द्रव्यमान पे आपका निर्भर वहाँ पे नहीं करता है। तो यहाँ पे एक चीज ये याद करना, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज कब वहां पे की गई थी, तो 1917 आप यहां पे याद कर लेना। किसके द्वारा हुई थी, वैज्ञानिक का नाम याद क्या करोगे, रदरफोर्ड के द्वारा यहाँ पे याद कर लेना। अगर क्वेश्चन ये कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने देख ही लिया था, इसका द्रव्यमान क्या बताओगे 1.67 × 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे आप नोट कर लेना। ये आपके वो चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं और ये चीज़ें पूछी जानी चाहिए। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनका द्रव्यमान क्या होता है और इनका आवेश यहाँ पे क्या हो सकता है, तो कुछ भी चीज़ें आपसे वहां पूछी जा सकती हैं। आप ये बताओ निम्नलिखित में से किस पर डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम लागू नहीं होता है, किस पे लागू नहीं होता है, ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे NH3 जो HCl दिया गया इसी पे लागू नहीं होगा, और इन 3 पर हमें दिख ही रहा कि लागू हो रहा है। तो क्या कहोगे, ऑप्शन ए सीधा सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो आपका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये नियम की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताओगे 1801 में ये नियम वहां पे दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, जॉन डाल्टन वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कभी पूछा गया, ये बता दो अच्छा भारत में सबसे बड़ा, भारत में आपका सबसे बड़ा गैस अनुसंधान यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो क्या नाम बताओगे, ONGC का नाम यहाँ पे आप याद कर लेना। और विश्व में सबसे बड़ा गैस उत्पादक कौन सा हो जाएगा, पूरे विश्व की बात कर लिया जाए कौन सा देश हो जाएगा, अमेरिका का नाम आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन के साथ संयोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, संयोजन, अभिक्रिया या योग अभिक्रिया या दहन, तो वो क्या कहलाएगा। अगर पेपर में आपसे पूछा गया तो सीधा सीधा हम क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो ये आपका ऑक्सीकरण होती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसकी स्थापना पूछ लिया जाए, इसकी खोज पूछ लिया जाए, ये आपकी 18वीं शताब्दी में हुई थी और वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है लाओ ईसियर। ये क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे हो जाता है। तो वो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन का उपयोग वहाँ पे होता है। ये भी चीज़ याद करना कि ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया वहाँ पे यूज की जाती है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ दोस्तों हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए थे। मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल वहाँ पे नॉर्मल आते हैं। जब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि 2 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 था और वर्तमान में यह 7:5 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, राम की वर्तमान आयु बता दो। वहाँ पे देखो जो पहला रेशियो यहाँ पे आपका 3:2 का यहाँ पे दिया है, तो हम ये मान चलते हैं कि जो आपकी बात यहाँ किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है राम और श्याम की। अगर हम ये मान चलें कि राम और श्याम के 2 वर्ष पहले इनकी आयु हम मानते 3x हो गया 2x हो गया, तो हमने क्या किया यहाँ सिंपल से लिख दिया 3x/2x। ये 2 वर्ष पहले राम की आयु है और ये 2 वर्ष पहले श्याम की आयु यहाँ पे हो गई। अब आगे क्या हमसे बोला गया, और वर्तमान, यानी वर्तमान कब आएगा, 2 साल और निकल गए आगे हम लोग। तो वर्तमान के लिए क्या किया हमने, 2 इसमें जोड़ दिया, 2 हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये क्या हो गया, राम की पूरी वर्तमान आयु हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब पूछा क्या जा रहा है, और वर्तमान आयु यह कितना हो गया 7:5, यानी ये बराबर अब रेशियो क्या हो गया 7/5 यहाँ पे आपका दे दिएगा। अब ये पूछा गया राम की वर्तमान आयु बताओ क्या वहां पे हो जाएगी।
तो सिंपल से क्या करना, आपको x का मान वहां पे निकाल लेना, जो भी x की वैल्यू आएगी जब इसमें आप रख दोगे, ये पूरा सॉल्व कर लोगे, तो राम की आयु यहाँ पे आपके निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आ जाएगी, राम की आयु यहाँ पे निकल आएगी। अब देखो 5 से इसे गुणा करोगे, यहाँ पे हो गया आपका 15x हो गया, 5 दूना 10 हुआ, और ये 7 दून 14x यहाँ पे आपका हो गया, और ये प्लस का 7 दून 14 आपका हो गया। अब ये x हमने इधर लेके आए यहाँ पे, तो ये 15x में 14x घटेगा, x हो गया। अब ये 10 जब यहाँ पे आपका गया तो 14 में 10 माइनस हो गया, आपका केवल क्या बचा, 4 यहाँ बच गया। तो x का मान जब आपका 4 निकल के आ गया, तो मैंने किसका हमसे पूछा जा रहा है, राम का हमसे पूछा जा रहा है। तो राम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पहले केवल 3x थी, जब उसमें 2 हमने जोड़ दिया वर्तमान की आ गई, तो यहाँ पे 3x + 2 इसका मान हमें निकालना है यहाँ पे। तो x का मान अभी हमने क्या निकाला, 4 लिखा यहाँ पे, 3 × 4 हुआ, और प्लस का 2, ये 4 3 12, और 12 2 कितना हो गया, आप कहोगे 14 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ जाएगी, आप कहोगे 14 वर्ष आ गई। तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मैथ के बिल्कुल 5 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, अगर बेसिक भी आपके सही है तो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहाँ पे बना लोगे। अगला क्वेश्चन आता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित होने पे प्रत्येक मामले में शेषफल 1 यहाँ पे दे। देखो अगर सबसे छोटी संख्या पूछी गई, छोटी अगर लिखी है, आपको निकालना पड़ेगा लासापा, लघुत्तम समापवर्तक। अगर यहाँ बड़ी संख्या लिखी होती तो आप निकालते मासापा। तो सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो 8, 9, 12, 15 इनका लासापा निकालो। तो 8, 9, 12, 15 का आप जो लासापा वहाँ पे निकालोगे, तो लासापा कितना यहाँ पे निकल के आ गया, आप कहोगे 360। इनका एलसीएम कितना हो गया, 8, 9, 12, 15। एलसीएम आपको निकालना तो आता ही होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक मेथड आपका होता है कि गुणनखंड से आप निकालिएगा। इनका लासापा कितना का 360। अब शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे 1। अब पूछा जा रहा है वो बताओ संख्या क्या वहां पे हो जाएगी। तो जो शेषफल आपका बच रहा है बस उसी को आप जोड़ दो वहां पे, तो संख्या क्या मिल गई हमें, 361 यहाँ पे हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो इनसे सभी को डिवाइड करने पे एक शेषफल वहां पे दे, 361 हमारी वहां पे हो गई। तो हमने सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है कि ये बताओ पाइप ए है, पाइप बी है, एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे में 15 घंटे में भर सकते हैं, तो वे जब एक साथ टैंक में कितने समय में भरेंगे। ये भी बिल्कुल सवाल सरल है। देखो ए टैंक हो गया, बी टैंक हो गया, ठीक है, एक भर 10 घंटे में, ये 15 घंटे में। सीधा एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो गया, आपने कहा 30 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब पहले इनकी क्षमता वहाँ पे निकाल लो कि नल जो ए नल है 1 घंटे में कितना भरेगा यहाँ पे, तो इसको 10 से भाग किया 3 हो गया, 2 से किया ये कितना आपका 2 हो गया। यानी हमने ये देखा कि जो आपका पाइप ए है इसकी क्षमता क्या है, ये 3 लीटर पर घंटे भर रहा है, और ये जो बी है ये आपका 2 लीटर पर घंटे यहाँ भर रहा है। यानी कि दोनों एक साथ खोला गया तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, 3 और प्लस 2, जब जैसे हमने जोड़ किया ये होगी 5। और कुल कितना पानी हमें भरना है, 30 भरना है। तो कुल पानी का आप जो इन दोनों की क्षमता से भाग वहाँ पे करोगे तो जितना आपका निकल के आएगा वही आपका राइट आंसर यहाँ पे 6 घंटे आपका हो गया। कैसे निकाला, हमने निकाला ए की क्षमता क्या, 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 3 लीटर, बी की क्षमता 1 घंटे के 5 है, दोनों खोल दिया हमने, 1 घंटे में कितना पानी हो रहा है 5 लीटर, कुल कितना टैंक भरना है 30 लीटर का, जैसे 5 से डिवाइड किया 6 घंटे आपका आगे, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ 60 का 20% कैसे निकालोगे, 60 है इसका 20% निकालो, 20/100 यहाँ पे कर दिया, 2 0 2 0 आपने काट दिया, 6 2 12 हो गया। सीधा सीधा राइट आंसर आपने क्या किया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। मैथ्स के 5 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, अगर थोड़ी वो कैलकुलेशन आपको आती, सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से उनके आंसर आप वहाँ पे दे पाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बोला जा रहा है एक टीवी सेट का 16,756 में बेचने पे 18% का लाभ वहां पे होता है, तो टीवी सेट का लागत मूल्य बता दो वहां पे क्या होता है। हम पता है कि जो लागत मूल्य होता है ये आपका हमेशा क्या होता है 100% यहाँ पे होता है। और जब इसमें क्या हुआ, जब हमने 18% का लाभ लिया तो हम कितने के बेचेंगे, 118 का मान लो ये बेचा गया। अब इसी की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी जा रही है, 16,756 के बराबर ये वहां पे दी जा रही है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, लागत मूल्य बताओ, यानी ये 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 16,756
756 आपका हो गया, बटे क्या हो जाएगा 118 हो गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसका 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 16,756 बटे आप 118 और गुणा जैसे 100 यहाँ पे करोगे, इसकी मान निकालो, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है, ये आपका 142 बार यहाँ पे कटा। और 142 गुणे 100 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 14,200 रुपये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो क्या बताओगे इसके लागत मूल्य क्या थी वहाँ पे, 14,200 रुपये वहाँ पे हो जाएगी। तो कहोगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों टोटल ये बताना है कितना स्कोर यहाँ पे आपका हुआ है। अभी हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, अब ये देखिएगा क्या स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। और जो बच्चों का अभी लगता है सर हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पा रही और एग्जाम भी हमारे पास वहाँ पे आने वाला हो गया, तो ये जो दोस्तों आपके नोट्स वहाँ पे दिए गए, सारे नोट्स आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड कर दिए गए, या फिर जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर भी शो कर, मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ मैं ये कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड वहाँ पे करा दूंगा। अगर यकीन मान चलना ये चीज़ अगर आप एक बार तैयार करके अपना एग्जाम वहाँ पे देने जाते हो, तो आपके पेपर जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब किसी बच्चे को अगर वहाँ पे डाउट भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपका डाउट होगा मैं उसका सोल्यूशन बिल्कुल आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल एक अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।